साइमा के साथ मेरी बहुत ही खुशगवार यादें वाबस्ता हैं। वो मेरी प्यारी सहेली थी। इसका घर हमारे घर से चंद कदम दूर था, इसलिए मुलाकात में आसानी थी। उसकी मुंह को हम आंटी शेरी कहा करते थे। वो वाकई बेहद शेरी गफ्तार थी। मुझसे बेटी जैसा प्यार करती थी। मैं भी उनका अदब मुंह समझकर करती, क्योंकि मेरी मुंह बचपन ही में फौत हो चुकी थी। मैं उनके प्यार में ममता की मिठास ढूंढा करती थी। तभी इस घराने से मुझे दिल्ली लगाव था। साइमा एक अच्छी लड़की थी। सभी इससे प्यार करते थे। इसके वालिद की नौकरी नजदीकी गांव में थी। वो कभी कभार शहर का चक्कर लगाते थे। हमारे शहर में सिर्फ एक ही कॉलेज था। वो दरअसल बॉयज कॉलेज था। बाद में लड़कियों को भी दाखिले की इजाजत मिल गई, क्योंकि हमारा शहर छोटा सा था और यहाँ अभी तक लड़कियों के लिए अलहदा कॉलेज तामीर नहीं हुआ था। साइमा फर्स्ट ईयर में थी और पढ़ाई में बहुत होशियार थी। इसको बड़ी मुश्किल से लड़कों के कॉलेज में दाखिला लेने की इजाजत मिली थी। वरना गम के हम अपनी बच्चियों को आला तालीम दिलवाने के हक में होते हैं। सभी इस पर रश्क करते। इसकी हम जूलियों उसे खुश नसीब कहती, क्योंकि वो खुद मैट्रिक के बाद कॉलेज जाने की हसरत लेकर घर बैठ गई थी, जिनमें इसकी अपनी बड़ी बहन समरीन भी थी, जो सिर्फ मैट्रिक कर सकी थी। आगे पढ़ने की इजाजत ना मिली। इसकी मंगनी हो चुकी थी और जल्द शादी होने वाली थी। समरीन बहुत खूबसूरत थी। तभी आना फाना रिश्ता और अब चंद दिनों बाद शादी थी। तैयारियां जोर शोर से जारी थीं। साइमा भी बहन की शादी के सिलसिले काफी मसरूफ थी। 2 दिन रह गए तो वो हमारे घर शादी कार्ड देने आई। आंटी शेरी साथ आई थी। कहने लगी कि हम तुम्हें लेने आए हैं। मेरी सौतेली अम्मी थी। उनसे पूछा गया हम बुशरा को ले जाएं, क्योंकि ये शादी के कामों में हाथ बटाएगी। अम्मी ने इनकार नहीं किया। यूं में 2 दिन की छुट्टी लेकर उनके घर चली गई। कभी भी मामूली सी बात किसी बड़े सानहे का सबब बन जाती है और जिंदगी की काया पलट जाती है। इस दिन काफी मेहमान आए हुए थे, क्योंकि शाम को बारात आने वाली थी। हम सब काम में मसरूफ है। सर खजाने की फुर्सत ना थी। अगले रोज वक्त मुकर्ररा पर बारात आ गई और हम लड़कियों बारातियों को देखने छत पर पहुंच गईं। मैं भी शौक दीदार में गई। बारात में आए एक लड़के पर नजर टेढ़े
साथ निकल चलूंगी, लेकिन जल्द ऐसा करना होगा क्योंकि मंगनी की रस्म से पहले ही मैं तुम्हारी हो जाना चाहती हूँ और किसी और के नाम की अंगूठी अपनी उंगली में नहीं पहनना चाहती। अच्छी फाड़े सामने खड़े थे। मुनीर ने कहा, मैं आसिफ वकील के पास जाता हूँ और कोर्ट मैरिज की बात करता हूँ, देखूँ वो क्या टाइम देता है, फिर तुमको ले चलूंगा। तुम होटल के कमरे को अंदर से लॉक कर लेना, जब तक कि मैं ना आऊँ दरवाजा बजे भी तो मत खोलना। मैं मैनेजर को बता दूंगा और 2-4 घंटे तक आ जाऊंगा, घबराना नहीं। ये कर वो चला गया और मैं इसका इंतजार करने लगी। आसिफ मिल गया है। कल कागजात टाइप होंगे और गवाहों का इंतजाम होगा, फिर तुमको ले जाऊंगा क्योंकि कोर्ट में मेरा बयान भी कलमबंद होगा। अगले रोज वो सुबह ही चला गया और फिर सुबह से शाम हो गई, मुनीर ना लूटा। मेरा जी घबरा रहा था। बार बार घड़ी देखती थी लेकिन वक्त जैसे थम गया था। टेलीविजन ऑन किया तो एक हौलनाक खबर सुनी कि हाई कोर्ट की बिल्डिंग के करीब ही खुदकश धमाका हो गया था। बहुत से पुलिस वाले और राहगीर मर गए और बहुत से जख्मी हुए थे। ये खबर सुनते ही कलीजा थाम लिया क्योंकि मुनीर भी तो इधर गया हुआ था। शाम से रात हो गई, वो नहीं आया। खुदा जानता है कि वो रात कैसे गुजारी। पल भर को ऊँख ना लगी। शब भर मुनीर की खैरवाओ सलामती की दुआ करती रही। रात का खाना भी ना खाया। बेरे ने एक बार दर बजाया मगर मैंने खोला और ना जवाब दिया तो वो लौट गया। सुबह हुई और मुनीर नहीं आया तो मैं समझ गई कि कुछ हो चुका है।
दोपहर को मैनेजर ने फोन किया। डरते डरते मैंने रिसीवर उठाया। इसने बताया कि मुनीर साहब शदीद जख्मी थे। खुदकुश धमाके में उनकी टांगें उड़ गई थीं। अस्पताल में उनको होश नहीं आ सका, वो चल बसे हैं और उनकी जेब से हमारे होटल का कार्ड मिला तो अस्पताल वालों ने फोन किया है। आप उनके घर वालों का पता दें। मैंने मुनीर के वालिद का नंबर लिखवा दिया और मैनेजर से कहा कि उनको मेरा मत बताएगा क्योंकि हम घर वालों से चोरी छपे निकले थे और वो कोर्ट मैरिज के सिलसिले में अपने एक वकील दोस्त से मिलने गए थे। बदनसीबी से सानहे की जद में आ गए। ऐसा कहते हुए मैं रो रही थी। तब मैनेजर ने कहा, घबराओ नहीं, मुझको अपना भाई समझो और जहां कहो मैं पहुंचाने का इंतजाम कर देता हूं। अलबत्ता सामान आप साथ नहीं ले जा सकती, ये हमें मुनीर साहब के वारिसों के हवाले करना होगा। मैंने कहा ठीक है, मैं थोड़ी देर में सोचकर बताती हूँ। मेजर पर मुझे एतबार ना था, यकीना वो मुझको पुलिस के हवाले करना चाहता था। वो महज मुझको तसली दे रहा है। तब ही मैंने अपनी दानसत में चालाकी से काम लिया। बेरे को बल्ला कर 2000 रुपए दे और कहा कि तुम मेरे भाई हो, किसी तरह मुझे यहाँ से निकालो, लेकिन इस तरह के मैनेजर को खबर ना हो। बेरे ने कहा, 2000 नहीं, अगर 5000 दोगी तो तुम्हें यहाँ से ऐसे निकालूंगा किसी को कानू कान खबर ना होगी, वरना पुलिस अभी यहाँ पहुँच जाएगी। ये दुश्वार काम है, मेरी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। इस वक्त मैं बहुत घबराई हुई थी। घर वालों से खौफजदा थी कि कुछ ना सोचा, ऊपर से पुलिस का डर था कि मैनेजर जरूर कोई ऐसी कार्रवाई करने में लगा है कि चंद लम्हों बाद में गिरफ्त में आ जाऊंगी। हालांकि बम धमाके में जम बहक होना मुनीर के लिए तो एक हादसाती सानहा था, मगर मेरा इसके साथ घर से भाग आना जुर्म ही गिरदाना जाता। बस मैंने 5000 बेरे को दे और उसने मुझको होटल से बाहर जाने का दूसरा रास्ता दिखा दिया। जब मैं पहली सीढ़ी से बाहर आई तो किसी ने नहीं देखा। वहीं टैक्सी खड़ी थी। बेरे ने मुझको इसमें बैठ जाने का इशारा करके कहा कि ये तुमको मेरे घर ले जाएगी, वहीं जाकर आराम से बैठ जाना और मैं ड्यूटी खत्म करके आ जाऊंगा, फिर तुम जहां कहोगी तुमको पहुंचा दूंगा। मुनीर का सामान मैंने होटल में रहने दिया था, सिर्फ अपना बैग जिसमें मेरे कपड़े, नकदी और कुछ जेवरात थे साथ लिया। टैक्सी ड्राइवर ने मुझे बेरे के घर के दरवाजे पर उतारा, शायद वो इसको जानता था। बेरे का नाम इफ्तिखार था और ये ठीक आदमी नहीं था। होटल में जो मर्द अयाशी के लिए आकर ठहरते थे, ये उनको गलत किस्म की तफरीह मुहैया करने का जरिया था, लिहाजा इसका राब्ता इस बाजार से भी रहता था। इफ्तिखार रात को आ गया। इसके घर में खवातीन नहीं थी, अकेला ही रहता था। आते ही उसने एक औरत को फोन किया। थोड़ी देर में वो औरत आई। दोनों ने कुछ देर तक दूसरे कमरे में गिफत वाओ शनीद की। फिर बोला, बुशरा बीबी, ये मेरी खाला हैं, करीब ही रहती हैं, तुम उनके घर चली जाओ क्योंकि मैं यहाँ अकेला रहता हूँ, लिहाजा तुम्हारा यहाँ रहना मुनासिब नहीं है। ये तुमको कल यहाँ पहुँचा देगी। चाहो तो अपना सामान रहने दो या साथ ले जाओ। खाला ने कहा, उनका सामान यहीं रहने दो, कल मैं मंगवा लूंगी। अभी रात हो रही है और हम दोनों औरतें टैक्सी में जाएंगी, सामान ले जाना ठीक नहीं है। हो सकता है कि उन बैग में जेवर वगैरह या कोई कीमती सामान भी हो। मैं मुनीर की हलाकत के सदमे से नीम जान थी, ऊपर से खाला की हमदर्दाना बातें और बार बार गले लगाकर कहती थी, मत रो मेरी बच्ची, रोना नहीं, मुझे मन समझो, जैसा कहोगी वैसा ही होगा, भरोसा रखो, कल तक तुझे तेरे घर पहुंचा दूंगी। इस शातिर औरत ने मेरा सामान इफ्तिखार के हवाले किया और मुझे टैक्सी में बिठाकर इस जगह ले आई जिसको बाजार हुस्न कहा जाता है। मैं जब यहाँ आई और माहौल का अंदाजा हुआ तो हका बका रह गई। मुनीर के मरने का गम भी भूल गई, सामने अपनी इज्जत की मौत नजर आ रही थी। अलिफ, इस जगह आने से तो मर जाना किया बुरा था, काश मैं मुनीर के साथ ही बम धमाके में उड़ जाती। मैं थर थर कांप रही थी, हाथ पैर फूले हुए थे। औरत के कोठे पर लोग आ गए थे। मेरी उनकी हैरत से फटने लगी कि उनमें एक पुलिस अफसर के साथ मेरा कजिन मनसब खान भी था। मनसब को देखकर समझ में ना आ रहा था कि रोयाऊं या हंसूं। मैं हिम्मत करके पर्दा हटाकर उसकी तरफ दौड़ी और इसके पास जाकर रोने लगी। वो भी मुझे को देखकर हैरान परेशान हो गया तो मैंने कहा, मनसब में रास्ता भूल गई थी और ये लोग धोखे से यहाँ लाए हैं, खुदा के लिए मुझे यहाँ से ले चलो। कब लाए थे ये तुमको? अभी थोड़ी देर पहले, मैंने जवाब दिया। अच्छा फिक्र ना करो, उसने अपने पुलिस ऑफिसर दोस्त से कुछ कहा और उसने बाला खाने की मालिका को आरे हाथों लिया। मैंने देखा औरत खौफजदा हो गई। इसने हाथ बांधे और फिर मनसब से कहा कि बेशक इसको ले जाओ क्योंकि अभी मैंने उसके पैसे नहीं दे। असल मुजरिम होटल का बेरा इफ्तिखार है, इसका सामान भी उसी के पास है, वही उसे फरोख्त करने लाया था। मनसब मेरी सौतेली वालिदा का भानजा था।
وہ مجھے ساتھ لے آیا اور اپنے دوست پولیس والے سے کہا کہ یہ میری خالہ کی بیٹی ہے، اس لیے بات نہیں نکلنی چاہیے ورنہ خاندان کی بدنامی ہوگی۔ غلطی سے ان بدمعاشوں کے ہاتھ چڑھ گئی۔ شکر ہے ہم یہاں بر وقت آ گئے۔ بہرحال میں صبح ہی اس کو گھر لے جاؤں گا، تم افتخار سے اس کا بیگ برآمد کراؤ جس میں اس کا شناختی کارڈ، زیور اور نقد رقم ہے۔ وہ رات میں نے منصب کے ساتھ گزاری۔ گرچہ میرا دل منیر کے لیے دکھ سے بھرا ہوا تھا مگر میں نے منصب پر یہ ظاہر نہ ہونے دیا کہ مجھ کو منیر کا دکھ ہے اور میں اس کے لیے رو رہی ہوں۔ گناہ منیر نے میرے ساتھ نہیں کیا کیونکہ وہ نکاح کے بعد جائز رشتے سے ملنا چاہتا تھا تاکہ خدا ہم سے خوش ہو، مگر موت نے اس کو مہلت نہ دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو گناہ سے بچا لیا۔ وہ ایک سچا انسان تھا مگر منصب میں خود پر قابو پانے کا حوصلہ نہ تھا، اس لیے مجھے اس بازار کی گندگی بننے سے تو بچا لیا تھا مگر خود اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا۔ جب میں ضربہ و قطار ہوئی تو وہ شرمندہ ہوا اور اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ مجھے سے شادی کرے گا اور معافی بھی مانگی، مگر اب کیا فائدہ تھا، لوٹ لینے کے بعد کوئی معافی مانگے تو دامن تار تار ہی رہتا ہے۔ اگلے دن منصب مجھے گھر لے آیا اور میرے والدین کو سمجھایا کہ اس کو کچھ مت کہنا، جو غلطی ہوئی ہے اس کو معاف کر دیجئے اور شکر کیجئے کہ اس کی عزت اس بازار میں نیلام ہونے سے بچ گئی۔ اس روز اگر میں اپنے اس پولیس آفیسر کے ساتھ وہاں نہ جاتا تو نہ جانے اس پر کیا قیامت گزر جاتی۔ اللہ کا کرم ہوا کہ میرا وہاں جانا آپ کی عزت کے تحفظ کا سبب بن گیا، اور شاید منیر کی موت بھی اسی طرح لکھی تھی کہ وہ بھیانک حادثے میں اس طرح دنیا سے چلا گیا۔ یہ حقیقت تو بہرحال سب کو پتہ چل چکی تھی کہ میں منیر کے ساتھ بھاگی تھی مگر موت اس کو لے جا چکی تھی، لہٰذا کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ منصب کے سمجھانے پر امی ابو خاموش ہو گئے۔ اگرچہ مجھ سے ناراض بہت تھے اور بات بھی نہ کرتے تھے مگر مار پیٹ سے کام نہیں لیا کہ اس میں ان کی بدنامی تھی۔ پھر منصب نے ابو کو یقین دلا دیا تھا کہ فکر مت کریں، میں آپ کی بیٹی سے شادی کروں گا۔ اب کوئی اس سے بدسلوکی نہ کرے اور نہ گھر سے بھاگنے کا طعنہ دے۔ منصب ہر دوسرے تیسرے دن مجھے فون کرتا تھا اور میری خیریت دریافت کرتا تھا۔ کبھی کبھی میں بھی فون کرتی کہ میری اندھیری زندگی کی اب وہ ایک ہی اس تھا۔ ایک روز اس کا فون نہ آیا اور میں نے بھی فون نہیں کیا تو اگلے دن اس نے فون کر کے کہا کہ بشرا رات تم نے بھی فون نہیں کیا کیوں؟ میں انتظار کرتا رہا۔ مہمان آئے ہوئے تھے جس کی وجہ سے میں نے فون کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ میں نے بہانہ کیا، تم کو پتا ہے جس رات میں تم سے بات نہیں کرتا ہے کہ اس شب یہ کالی رنگ گزرنے کا نام نہیں لیتی اور تم ہو کی بات نہیں سمجھتی۔ میں سمجھتی ہوں مگر مجبوری ہے۔ اچھا میں تمہارے شہر آ رہا ہوں، صرف تم کو دیکھنے چھپ نہ جانا، سامنے ضرور آنا، اچھا کہہ کر میں نے فون بند کر دیا۔ دل گھبرانے لگا۔ بے شک منصب کو مجھ سے پیار ہو گیا تھا مگر میں جانتی تھی کہ اس کی منگنی اس کے ماموں کی بیٹی آسیہ سے ہو چکی ہے اور مجھے سے شادی کرنے کے لیے اس کو اس رشتے سے بغاوت کرنی پڑے گی جو میری امی کو کسی صورت گوارا نہ تھا۔ منصب گھر آتا تو بھی امی کے سامنے ہم بات نہ کرتے کہ میں اپنے بھانجے کا مجھ سے گھلنا ملنا سخت نہ پسند کرتی، تاہم فون پر اس نے کہا کہ صرف تم سے ملنے آ رہا ہوں۔ وہ یہاں اپنے گھر والوں سے ملنے آ رہا تھا، پھر اس نے مجھ سے ملنے آنا تھا مگر گھر پر بات نہیں ہو سکتی تھی، لہٰذا اس نے یہاں آ کر فون کیا کہ پھر تم فرا کے گھر آ جاؤ، وہاں بات کر لیتے ہیں۔ فرا اس کے چچا کی بیٹی تھی اور ان کا گھر قریب ہی تھا۔ مجبورہ میں نے امی سے کہا کہ فرا بیمار ہے، کیا میں پوچھنے چلی جاؤں؟ وہ بولی ہرگز نہیں، شام ہونے والی ہے، یہ کون سا وقت ہے فرا کے ہم جانے کا؟ تمہارے ابا ناراض ہوں گے۔ میری بہن نے طرفداری کی۔ امی جانے دونا بھیا چھوڑ آئے گا؟ ہرگز نہیں، آج کل جوان لڑکی کو بھیجنے کا زمانہ نہیں، لوگ پہلے ہی کیا کم باتیں بناتے ہیں۔ اتنے میں فرا کے گھر سے اس کا چھوٹا بھائی آ گیا کہ فرا باجی کو اسپتال لے جا رہے ہیں۔ تب امی کا دل پسیجا، بولی تم لوگ گھر پر رہو، میں خود جاتی ہوں وہاں۔ اسی دم وہ فرا کے گھر چلی گئیں۔ ان کے جانے کی دیر تھی کہ منصب گھر آ گیا، دراصل اس نے فرا کے بھائی کو بھیجا تھا۔ امی گھر پر نہ تھیں، اب ہم بات کر سکتے تھے۔ تب اس نے کہا بشرا تمہوں کو راضی کر لو کیونکہ تمہیں پتا ہے کہ میری ماں آسیہ کے علاوہ کسی کو بہو نہ بنائے گی، وہ ضد کی پکی ہیں۔ یہ ناممکن ہے، تمہاری خالہ میری سگی ماں نہیں ہے، تم جانتے ہو تم ان کو راضی کر سکتے ہو تو کوشش کر کے دیکھو، میں ان کے سامنے زبان نہیں کھول سکتی۔ اچھا بتاؤ، اگر ہماری شادی پر کوئی راضی نہ ہو تو کیا تم مجھ سے کورٹ میرج کر لو گی؟ اس کی بات سن کر مجھ کو ٹھنڈا پسینہ آ گیا۔ کیا کہہ رہے ہو؟
मनसब एक बार पहले भी मैं इस राह गुजर चुकी हूँ और रास्ता भूल चुकी हूँ, तुम ना मिलते तो तबाही मेरा मुकद्दर थी, लेकिन इस बार ऐसा ना होगा, मैं जो तुम्हारे साथ हूँ। तुम खुद अपने और मेरे घर वालों से बात करोगे मनसब, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, कोशिश तो करो, उसने कहा। आगे मुकद्दर की बात है, लेकिन कोशिश करने में हर्ज ही किया है। ये नामुमकिन है, हाँ अगर तुम मेरे वालिद साहब को राजी कर लो तब शायद ये मुमकिन हो जाए। मनसब ने घर जाकर अपनी वालिदा से बात की। उसकी मां ने मेरी मां से कहा, अम्मी ने उस वक्त मुझ पर गुस्सा उतारना शुरू कर दिया कि क्या तुझे उसी उनके लिए परवान चढ़ाया था। अब जो तेरी खाला कह रही थी मुझे तो सुनकर शर्म आ रही थी, तो मर क्यों ना गई बेहया, पहले एक के साथ भागी अब दूसरे के साथ दोस्ती कर ली है। मनसब मेरा खून है, किया वो धोखा चाटेगा। तुमने डोरे डाले भी तो किस पर? मेरे भाई की बेटी आसिया के हक पर डाका डालने जा रही है बेगैरत। तूने हमें डस लिया है, हम तो बर्बाद हो गए हैं। अगले दिन खाला आ गई, बोली मेरा बेटा कह रहा है कि बुशरा के सिवा किसी से शादी ना करेगा, जान दे देगा। कैसी बेहया है तुम्हारी लड़की कि मेरा बेटा अपने मुंह से नाम ले रहा है। मैं रोने लगी, अम्मी उनकी बातें मत सुने, उनका बेटा खुद मेरे पास आया था, मैं नहीं गई थी इनके बेटे के पास। बकवास बंद कर बेहया, कुछ शर्म कर, लड़के ऐसी लड़कियों से शादी नहीं करते जो घर से भाग चुकी हूँ। इसने तुमसे शादी कर भी ली तो कुछ दिन बाद छोड़ देगा। वो हमारा खून है, मैं उसको अच्छी तरह से जानती हूँ। अम्मी ने मुझको इतनी सुनाई कि मैं खून के आंसू रोने लगी। आखिरकार कमरे में बंद हुई, तभी फोन की घंटी बजी। मनसब का फोन था। इसने कहा, सीधी उंगलियों से घी नहीं निकलेगा, हमारे बुजुर्ग यूं मानने वाले नहीं हैं। मैं किसी कीमत आसिया से शादी नहीं करूंगा और तुम अपनी इस्मत का गौहर मेरे हवाले कर चुकी हो, तो बेहतर है कि शादी भी मुझसे कर लो। कैसे करूं, कोई मानता नहीं, रोते हुए मैंने कहा, ऐसे ही जैसे मुनीर के साथ भागकर शादी करने चली गई थी। मेरे लिए किया घर की दहलीज पार नहीं कर सकती, जबकि मैंने तुम्हारे माजी को इशू नहीं बनाया है, तुमको वापस घर पहुंचाया है। किया अब भी मेरी मोहब्बत का एतबार नहीं है। हिम्मत करो और निकलो घर से, हम कराची जाकर कोर्ट मैरिज कर लेंगे। गर्ज वो मुझे अकसाता रहा और मुझे मां की बातें याद आ रही थी, तब बिन सोचे समझे मैंने कह दिया कि मैं आ जाऊं, की जगह बता दो। इसने वक्त और जगह बता दी और कहा कि मैं लेने आ जाऊंगा, घबराना नहीं, आसिया से छुटकारा पाने का बस यही एक तरीका है। मेरे दिल में भी सौतेली मां के खिलाफ इंतकाम की आग भड़क रही थी, क्योंकि इन्होंने मुझे बहुत सताया और रुलाया था, बहुत गंदी गंदी गालियों से नवाजा था, बेइज्जती और इहानत करने में कोई कसर न छोड़ी थी। रात को मैं निकल गई, गर्च ज़मीर मलामत करता रहा, सारा दिन यही सोचती जाती थी कि जो मैं कर रही हूँ ठीक है। जब गाड़ी कराची के स्टेशन पर रुकी, मैंने इधर इधर देखा, मनसब मुझे कहीं दिखाई ना दिया। 2 घंटे में प्लेटफॉर्म पर खड़ी इसकी राह तकती रही, इधर उधर टहलती रही। 2 नौजवान काफी देर से मुझे देख रहे थे, मेरे करीब आ गए और आंख मार कर बोले, हमारे साथ चलोगी? मैं घबरा गई, पसीने पसीने हो गई, तो वो कहे लगाने लगे कि यार वो नहीं आया जिसके लिए ये भाग कर आई है। ऐसा ही लगता, दूसरे ने कहा, तो चलेगी हमारे साथ? हा हा हा, उनके कहे मेरा पीछा करने लगे। शाम होने वाली थी और लोग अजीब अजीब नजरों से मेरी तरफ देख रहे थे। काफी देर हो चुकी थी, मैंने सोचा शायद अब वो नहीं आएगा। जमाने की तो आदत है धोखा देने की, फिर भी दिल यही कहता था, नहीं वो ऐसा नहीं है। अब मैं सोच रही थी कि अगर मनसब नहीं आया तो मुझे वापस जाना पड़ेगा, मगर मैं किस मुंह से घर वालों का सामना करूंगी, खासतौर पर अपने वालिद को क्या मुंह दिखाऊंगी कि जिन्होंने पहली गलती पर मुझे मुआफ कर दिया था। हालांकि उनकी इज्जत नीलाम होते होते रह गई थी। अभी ये सोच ही रही थी कि अकब में कदमों की आहट हुई। डरते डरते मुड़कर देखा तो मेरी सांस रुक गई। मनसब था मगर साथ अब्बू भी थे, अब्बू को देखकर जान निकल गई। अब अब्बू और मनसब आगे आगे थे और मैं एक मुर्दा लाश की तरह उन पीछे पीछे चल रही थी। आखिर हम एक होटल आ गए, मुझे वहीं छोड़कर अब्बू और मनसब चले गए निकाह का इंतजाम करने के लिए। अगले दिन मेरा निकाह था, अब्बू ने खुद मेरा निकाह मनसब से कराया और मुझे इसके हवाले करके खुद घर वापस चले गए। इन्होंने घर जाकर अम्मी को कुछ ना बताया कि क्या हवा है। जानते थे कि अम्मी ना सिर्फ हंगामा बर्पा कर देगी बल्कि अब्बू से इस उम्र में तलाक मांग लेगी कि मैंने उनकी भाभी के होने वाले सरताज को अपने सर पर सजा लिया था। काफी दिन बाद एक रोज दरवाजा बजा।
میں نے کھولا، سامنے بھائی کھڑا تھا، مجھے دھکا دیا، میں گرتے کرتے بچی۔ منصب نے سنبھال لیا۔ بھائی چلا رہا تھا کہ میں تجھے زندہ نہ چھوڑوں گا، تیری لاش لے کر جاؤں گا۔ منصب نے اس کو روکنا چاہا، سمجھانا چاہا، مگر وہ نہ رکا۔ تب منصب نے میرے بھائی کو بتا دیا کہ اس کا اور میرا بندھن آپ کے والد صاحب کی رضامندی سے ہوا ہے، اور تصویر اس کو دکھا دی جس میں میرا اور منصب کا نکاح ہو رہا تھا، اور ابو بھی اس تصویر میں موجود تھے۔ بھائی کا غصہ تھم گیا۔ منصب نے کہا، یہ سب تمہارے والد صاحب کی منصوبہ بندی سے ہوا ہے، کیونکہ تمہاری والدہ کسی صورت نہ مانتی تھی تو ایسا کرنا پڑا۔ بھائی خاموش ہو کر لوٹ گیا، لیکن پھر کبھی میرے دروازے پر نہیں آیا۔ اس واقعہ کے کچھ عرصہ بعد ابو فوت ہو گئے۔ امی کو اصل حقیقت پتہ چل چکی ہے۔ میں شب و روز ان کا انتظار کرتی ہوں، لیکن وہ نہیں آتی، شاید انہوں نے میری صورت نہ دیکھنے کی قسم کھا لی ہے۔